वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का जो आपकी फर्स्ट बुक है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका हम करेंगे आज फर्स्ट चैप्टर जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता क्या है, ठीक है, कैसे बना है और इसकी कंपोजिशन क्या है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उसकी कंपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो मैंने सिलेबस जो है वो आपको बता दिया था, तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और फटाफट से इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेते हैं। और ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप एक बार पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा मैं इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग क्यों कह रही हूँ, ठीक है। हो सकता है एक बार के लिए आपको अच्छा ना भी लगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है तो बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो हमें जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी कि सबको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ हमें जानकारी होनी चाहिए, ये जानकारी सबके लिए ही है, ठीक है। तो फटाफट से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रो देखो, बुक का नाम ही पता है हमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। तो सबसे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझेंगे तभी तो हमें समझ में आएगी ना बाकी की बुक। तो वही है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है सोसाइटी के लिए, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो सोसाइटी में जो पावर्स होती है उनको कैसे डिवाइड करता है, और क्या तरीका है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो बना था, किस तरीके से बना था। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसको आप सबसे पहले, ये नहीं कि सब पहले ही नोट से उसको स्टार्ट कर दें, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को समझना होगा। जब आप एनसीईआरटी को समझ जाओगे तो आप नोट्स पर आओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एनसीईआरटी पर नहीं समझोगे ना, एनसीईआरटी से नहीं समझोगे, तब तक इस नोट्स का कोई भी फायदा नहीं है। जब आप खुद से एनसीईआरटी को पढ़ोगे, आपको खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आप जाकर खुद से नोट्स बनाओगे। दैट इज द बेस्ट वे, ठीक है। वही अच्छा तरीका है जिससे आप बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और 11th जो है वही बेस बनाती है। तो 11th का अगर आपने बेसिक समझ लिया तो 12th में इतनी मुश्किल नहीं आएंगी, ठीक है। ओके, सो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके रोल्स क्या है, ये हमारी डेली एग्जिस्टेंस में कैसे रिलेट करता है। ये सारी चीज़ें जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है इनको आंसर करना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो फंक्शन ही है ये कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस बताए गए हैं। फंक्शंस जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद आएंगे इनकी डेफिनेशन पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन लेकर आता है। अब ये चीज़ कैसे लेकर आता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, सिर्फ इमेजिन करिए कि आप किसी एक बड़े से ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। और फिर आपको इमेजिन करना है कि उसकी कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं कि जो इस मेंबर्स के इस ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो बहुत डाइवर्स हैं। डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट भी बहुत तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है वो टैलेंट के बेसिस पर डिफरेंट हो, या फिर वो एज के बेसिस पर डिफरेंट हो, ठीक है, कि कोई ओल्ड हो कोई यंग हो, ऐसे भी हो सकता है। तो अब देखते हैं। अब दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलियंसेस, ठीक है। तो कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, और किसी ने कोई भी रिलीजन अपनाया हुआ नहीं है। यानी कि पहली जो चीज़ आ गई वो क्या आ गई, रिलीजन के ऊपर, राइट। पहले तो उन्होंने क्या कहा है कि रिलीजन के ऊपर क्या है, डिफरेंस है। ओके, अब देखो, दे ऑल्सो वेरिड इन मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब और क्या चीज़ है जिसमें वो डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज। उनकी जो एबिलिटीज हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग एबिलिटीज हैं। हॉबीज उनके अलग अलग है, उनके टेस्ट अलग अलग है, उनकी मतलब फिल्म से लेके बुक्स तक हर चीज अलग है। यानी कि कोई किसी बुक को प्रेफर करेगा, कोई किसी बुक को प्रेफर करेगा। ऐसे ही पिक्चर्स के बात भी आती है, पिक्चर्स के बारे में भी ऐसे ही है कि कुछ लोगों को कुछ पिक्चर्स अच्छी लगती होंगी, वही वो जो पिक्चर्स हैं वो दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगती होंगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लोग डिफरेंट हैं, वेरी करते हैं, कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ ओल्ड है, कुछ यंग है। फिर आपको इमेजिन करना है कि अब यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब वो लड़ाई किस बात पर हो रही है कि हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ऑन। ठीक है, मतलब डिस्कशन हो रहा है कि कितनी प्रॉपर्टी, कौन कितनी प्रॉपर्टी अलो करेगा। ठीक है, मतलब कौन कितनी प्रॉपर्टी ऑन करेगा, कितनी प्रॉपर्टी किसको देनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन उठकर आ रहा है। क्या हर बच्चे के लिए जो स्कूल एजुकेशन है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए, या फिर पेरेंट्स को अलो किया जाना चाहिए कि पेरेंट्स से डिसाइड करेंगे कि एजुकेशन को कंपलसरी करना है बच्चे के लिए या नहीं, या फिर ऐसा करना चाहिए। अब हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ये ग्रुप जो है वो कितना पैसा खर्च करे। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड। क्या उनको जो ग्रुप है इनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्क्स बनाने चाहिए, या फिर इस ग्रुप को दूसरे मेंबर्स को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए अलो कर दिया जाए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। ठीक है, अलग ट्रीटमेंट देना। एवरी क्वेश्चन विल एलिसिट अ वेराइटी ऑफ आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। अब यहाँ पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स भी अलग अलग होंगे, राइट। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। डाइवर्सिटी तो है, दी गई कि जो ग्रुप है उनको क्या रहना है, एक साथ रहना है। एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज। और वो बहुत तरीके से डिफरेंट वेरी करते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट भी है एक दूसरे पर, वेरी भी करते हैं और डिपेंडेंट भी है। सो दे रिक्वायर द कॉपरेशन ऑफ ईच अदर। तो उनको क्या चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। वट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। अब क्या चीज़ है जो इन सबको अलो करेगी, इनेबल करेगी कि ये लोग जो हैं वो पीसफुली, शांतिपूर्वक एक साथ रह सकें। तो कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये बेसिक रूल्स जो हैं ये ज़रूरत ही क्यों है इन बेसिक रूल्स की, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ लोगों के दिमाग में। थिंक ऑफ व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल। अगर बेसिक रूल्स होंगे ही नहीं तो सोचो क्या होगा ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर मेंबर्स रह रहे हैं, उनकी कंडीशन उनको रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि उनमें डिस्प्यूट्स अराइजेज हो रहे हैं। तो एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर। हर एक इंडिविजुअल इनसिक्योर फील करेगा। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि कौन सा मेंबर उनके साथ क्या कर सकता है। हु कुड क्लेम राइट्स ओवर व्हाट। ठीक है, एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स। अब उनको नहीं पता है कि राइट्स क्या है, तो कोई भी कुछ भी क्लेम कर देगा कि ये मेरा राइट है, ऐसे कोई भी कह सकता है। जब तक हमारे पास बेसिक सेट ऑफ रूल्स होंगे ही नहीं तब तक हम कह ही नहीं सकते, हमारे मतलब सभी लोग एक साथ रह ही नहीं सकते। ठीक है, any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination। coordination के लिए ये जो रूल्स हैं वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नॉन, दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फॉर्सेबल। सिर्फ हमें ऐसा ना हो कि सिर्फ हमें पता है कि ये रूल्स हैं और हम उसको यूज़ ना कर रहे हो, मतलब वो जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना कर रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ सिटीजन्स हैव नो एश्योरेंस, अगर उन जो सिटीजन्स हैं उनको कोई एश्योरेंस ही नहीं है कि दूसरे भी ये रूल फॉलो करेंगे। मतलब क्या होता है कि अगर ये जो मेंबर है ये अगर रूल को फॉलो नहीं करता है तो आप भी क्या करेंगे, आप भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये कहोगे कि ये वाला रूल फॉलो नहीं करा तो मैं क्यों रूल फॉलो करूँ, है ना। ऐसे भी क्वेश्चंस, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए उनको एश्योरेंस दिलाना पड़ेगा कि दूसरे भी ये रूल्स फॉलो करेंगे, करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड दे विल देमसेल्व्स हैव नो रीज़न टू फॉलो दीज रूल्स। अगर ऐसा होगा कि दूसरे रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो भी, उनके पास भी कोई रीज़न नहीं होगा रूल फॉलो करने के लिए। सेइंग दैट रूल्स जो है वो लीगली एनफोर्सेबल है। अगर लीगल तरीके से इनको एनफोर्सेबल बना दिया जाए, ठीक है, एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक अश्योरेंस देता है हर किसी को कि सभी इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उनको भी करने पड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। तो यही है पहला फंक्शन। अब एक तरीके से कहते हैं ना, जो पूरा सार है वो यही है, ये लाइंस हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। की बेसिक जो रूल्स है वो प्रोवाइड किए जाए। अब आपने देख लिया क्यों प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दी। तो बेसिक रूल्स जो हैं वो जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए ताकि क्या हो सके,
कोऑर्डिनेशन लोगों में हो सके अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो ये जो फंक्शन है ये आपको एज इट इज़ याद कर लेना है। आप इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। वैसे तो हो भी गया होगा क्योंकि आपने पूरा पढ़ लिया है कि एक्चुअल में क्यों ज़रूरत है, तो आप इसको अच्छे से समझ भी पाओगे। ठीक है, कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ये जो टॉपिक है ना इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसलिए कवर करेंगे ताकि आपका जो पहला वाला फंक्शन है ना जितना हमने अभी पढ़ा है ना वो आपको सारा क्लियर हो जाए। फिर जब आप आगे जाओगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने पहला फंक्शन पढ़ लिया है और फिर आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो ऐसे ही 3-4 फंक्शंस यहाँ पर आएंगे, तो वो 4 फंक्शंस आपको याद करने हैं। तो पहले आप फर्स्ट वाला फंक्शन याद कर लीजिए, फिर हम सेकंड पर चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही डेली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। फर्स्ट फंक्शन क्या था? बेसिक रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करना ताकि कोऑर्डिनेशन जो है सोसाइटी में वो हो सके। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आता है वो ये आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन को लेने की जो पावर है वो किसके पास है, ये सेकंड जो क्वेश्चन उठता है ये है। ठीक है, और इसी पर सेकंड जो फंक्शन है वो बेस्ड है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी एक बॉडी होती है कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू विच, अब जिसमें क्या चीज़ लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या चीज़ स्पेसिफाई होती है कि कैसे जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और कैसे जो स्टेट है वो गवर्न की जाएगी, किसके द्वारा गवर्न की जाएगी, किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। इसी चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करते हैं, राइट। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स भी, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि जो फंडामेंटल रूल्स है ये होने क्या चाहिए और इनको फंडामेंटल बनाएगी कौन सी चीज़। फंडामेंटल का हिंदी में मतलब होता है मौलिक। ठीक है, वेल द फर्स्ट क्वेश्चन you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उठता है, इस सेकंड जो फंक्शन है वो इसी पर बेस्ड है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है कि यू विल हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके पास पावर है, लॉज को डिसाइड करने की पावर किसके पास है, ये चीज़ हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी कि हमें पावर जो है वो किसको प्रोवाइड करने, किसके हाथ में जो पावर है वो जाएगी। क्यों? ताकि जो लॉज हैं वो बनाए जा सके। पहले हमने देखा कि लॉज बनने चाहिए। ठीक है, अब लॉज तो बनने चाहिए लेकिन ये लॉज जो हैं उनको स्पेसिफाई कौन करेगा। ठीक है, इनको स्पेसिफाई करने का काम किसका है और इनको फंडामेंटल कौन सी चीज़ बनाती है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन उठता है। तो यू मे वांट रूल एक्स, हो सकता है कि आपको कोई एक रूल पसंद हो और वही जो रूल है वो दूसरे को ना पसंद हो या फिर दूसरे को कोई और रूल पसंद हो। ठीक है, तो ऐसे तो डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसे तो रूल्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो कैसे हम डिसाइड करें कि रूल्स या प्रेफरेंसेस होने क्या चाहिए, कौन से होने चाहिए जो हमें गवर्न करेंगे। सो यू मे थिंक द रूल्स यू वांट एवरीवन टू लिव आर द बेस्ट। आपको क्या लगेगा कि आपने जो रूल सोचे हैं ना वही बेस्ट है, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे, उनके रूल्स ज़्यादा बेस्ट हैं, right? So even before you decide what rule should govern this group, you have to decide who gets to decide। अब ये देखने से पहले कि कौन कौन से रूल्स बनेंगे, सबसे पहले हमें देखना क्या पड़ेगा कि डिसाइड करेगा कौन, रूल्स को डिसाइड करने की पावर किसके पास है, ये चीज़ हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका आंसर देता है, ये स्पेसिफाई करता है कि पावर जो है वो किसके पास डिवाइडेड है सोसाइटी में, किसको पावर दी जाएगी। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉज विल बी, ये डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा लॉज क्या होंगे सोसाइटी के लिए। तो जो क्वेश्चन है कि कौन डिसाइड करेगा, ये बहुत तरीके से आंसर किया जा सकता है। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मोनार्कियल में जैसे जहाँ पर राजा महाराजा रूल कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनार्कियल सिस्टम। तो अब ये जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या होता है, मोनार्क डिसाइड करता है, यानी कि जो भी वहाँ के राजा वगैरह हैं वही डिसाइड करते हैं। और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि ओल्ड सोवियत यूनियन, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता था, वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन दी पावर टू डिसाइड, एक ही पार्टी होती थी और उस सिंगल पार्टी को ही पावर दी जाती थी कि वही डिसाइड करे क्या लॉज होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे कि इंडिया में है, तो इसमें क्या होता है,
पीपल गेट टू डिसाइड, लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ये मैटर इतना सिंपल नहीं है कि हर एक इंसान जो है वो तो डिसाइड नहीं कर सकता, इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती डिसाइड करने की, या फिर इतने सारे लोग होते, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो ऐसे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन। अब हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लोग डिसाइड करेंगे, मतलब होता तो लोगों का ही रूल है, लेकिन लोगों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है। तो ये कोई आंसर नहीं होगा इस क्वेश्चन का। तो हाउ शुड द पीपल डिसाइड, क्योंकि लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे। और समथिंग टू बी लो, अगर किसी चीज़ को लो बनना है तो हर किसी को उस पर एग्री करना पड़ेगा। लेकिन अब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी जैसे कि इंडिया में है, तो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, तो अब वो तो डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, शुड दी पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर। जैसे एंशियंट ग्रीक्स में क्या होता था कि लोग जो है वो खुद से डिसाइड करते थे। ठीक है, वोट करते थे, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वोट होती है। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब होता है जैसे अगर मान लो लोग हैं तो लोग खुद से अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर लोग जो हैं वो पहले किसी और को इलेक्ट करें एंड देन वो जो जैसे एमपीज और एमएलएज को अगर लोग इलेक्ट कर रहे हैं, तो जो एमपीज और एमएलएज हैं वो बाद में किसको इलेक्ट करें, रिप्रेजेंटेटिव को, इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी कि डायरेक्टली में यहाँ पर बात की गई डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर, मतलब अगर कोई भी लो बनना है, मान लो ये लो है, तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वोट कर रहे हैं कि हाँ ये बनना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा बनना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं बनना चाहिए, तो ये डायरेक्टली वोट हो गई। तो और शुड दी पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है अपने प्रेफरेंसेस को जताए कैसे, इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके, जैसे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। यानी कि हम क्या करें, इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये किसको चूज करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे। अब जो रिप्रेजेंटेटिव है वही डिसाइड करेगा कि लॉज क्या होंगे। अब डायरेक्ट में तो क्या होता था, लोग जो थे वही डिसाइड करते थे कि ये जो लॉज हैं वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, ये चीज़, ये डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। ओके, बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ शुड दी रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड। अगर लोग डिसाइड करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, मतलब लोग रिप्रेजेंटेटिव को अपने को चूज करेंगे, तो किस प्रोसेस से वो चूज करें, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट हों, और कितने होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव, ये क्वेश्चंस जो है वो उठते हैं। तो अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, it is specified that in most instances parliament gets to decide laws and policies। तो ज़्यादातर केसेस में जो पार्लियामेंट होती है वही डिसाइड करती है लॉज और पॉलिसीज को। ठीक है, और इस तरीके से पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। लेकिन ये आइडेंटिफाई करने से पहले कि लोग क्या होंगे किसी भी सोसाइटी में, हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो लॉज हैं उनको बनाने की अथॉरिटी किसके पास होगी। अगर जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी होगी लॉज को इनेक्ट करने की, लॉज को बनाने की, सो देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बिस्टोज दिस अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक ऐसा भी लॉ होना चाहिए जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी को चेक करे। तो ये फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है फर्स्ट प्लेस पर। तो जो सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या होगा, द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि जो सेकंड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, ये स्पेसिफाई करना कि जो पावर है वो किसके पास है। ठीक है, किस चीज़ की पावर, लॉज को बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, ये डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, किसके पास पावर है डिसीजंस को बनाने की सोसाइटी में। ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। ये चीज़, ये फंक्शन जो है वो भी किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। तो जो सेकंड फंक्शन है ये भी आपको लर्न करना है, जैसे फर्स्ट फंक्शन लर्न किया था। ठीक है, उसी तरीके से ये भी एज इट इज़ लर्न करना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक कार्टून भी दिया गया है और इस कार्टून पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कार्टून दे रखा है कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दिखा रखा है कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप जो है, उन्होंने यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की और वो फेल हो गए। तो यहाँ पर कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन दिखाया गया है कि किस तरीके से फेल हुए। डज दिस ऑलवेज हैपन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग,
क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ऐसा ही होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन ही नहीं, साथ ही साथ में जो साउथ अफ्रीका है और जो यूएसए है, ये तीनों ही बहुत सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे क्यों सक्सेसफुल रहे। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप इन कार्टून के क्वेश्चंस जो हैं, कार्टून पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, उनके आंसर भी इजीली दे पाओगे। ठीक है, तो ऐसे जो कार्टून्स हैं उनको आपको साथ साथ में कवर करना है ताकि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। अब हम करते हैं अपना थर्ड जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो। ठीक है, अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्या देखा? हमने फर्स्ट फंक्शन में देखा कि क्या होने चाहिए? लॉज होने चाहिए। ठीक है, किस लिए होने चाहिए? ताकि कोऑर्डिनेशन जो है सोसाइटी में वो बरकरार रहे। ठीक है, अब लॉज बनाने के लिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आया कि लॉज बनाएगा कौन? फिर वो भी हमने देख लिया कि वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, वो काम कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी। अब गवर्नमेंट करे तोगी, लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी पावर जो है उसका गलत यूज भी कर सकते हैं, मिस यूज भी कर सकती है। तो इसलिए थर्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स पर कुछ लिमिटेशंस लगाई जाए। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट की पावर पर कुछ लिमिटेशंस लगाएंगे तो गवर्नमेंट अपनी पावर का जो मिस यूज है वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके। सो हमने क्या देखा? फर्स्ट, पहला लॉज बनाने हैं। दूसरा, ये स्पेसिफाई किया कि कौन चूज करेगा लॉज, कौन बनाएगा, तो वो हमने देखा गवर्नमेंट बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज मेंशन है। ठीक है, और फिर हमने देखा कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी होने चाहिए ताकि अपनी पावर का मिसयूज ना करे। अब इसमें कहा गया है कि सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक। हमने डिसाइड कर लिया किसके पास अथॉरिटी है डिसीजंस को बनाने की, लेकिन ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, बट दिस अथॉरिटी पास लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। मतलब अगर आपको लगता है कि ये चीज़ तो अनफेयर है तो अब आप क्या करोगे? मतलब गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए वो आपको सही नहीं लग रहे हैं। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस। ये आपको क्या कर रही है? मना कर रही है, कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है आपको कि आप किसी भी रिलीजन को आप अपनी मर्जी से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। या फिर ये क्या कर रही है? कुछ सर्टेन टाइप के क्लोथ्स जो हैं, कलर जो है, उन पर प्रोहिबिशन कर रही है, यानी कि उन पर आपको रोक रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है आपको। और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स, या फिर जो गवर्नमेंट है वो ऐसा लो बना देती है कि आप कोई किसी टाइप के जो सॉन्ग्स हैं वो नहीं गा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीडम पर रोक लगा रहे हैं, तो इसमें तो आप आवाज़ उठाएंगे और ये चीज़ जो है वो गलत है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस गवर्नमेंट पर लगाई जाती है। यहाँ पर ऐसे ही और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं। और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरी अरेस्ट समन, या फिर गवर्नमेंट क्या करे? किसी को अपनी मर्जी से अरेस्ट कर दे। या फिर कुछ कुछ स्किन के कलर के जो लोग हैं उनको वेल्स जो हैं वहाँ से पानी लेने के लिए अलो उनको ना किया जाए। मतलब कुछ लोगों को अलो किया जाए, कुछ को ना किया जाए। सो यू वुड ऑब्वियसली थिंक ये जो लॉज हैं वो अनजस्ट हैं, अनफेयर हैं। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए हैं। ठीक है, और ये कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करके ये लॉज बने हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये अनजस्ट है। ठीक है, और गवर्नमेंट को इस तरीके से लॉज नहीं बनाने चाहिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, कुछ रुकावटें लगाई जाती हैं। तो जो गवर्नमेंट है, थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो क्या है कि गवर्नमेंट जो है उन पर कुछ लिमिट्स सेट करे, यानी कि उन पर कुछ लिमिट्स लगा दी जाए, लिमिटेशंस लगा दी जाए। ठीक है, ताकि ये जो सिटीजन्स हैं उन पर जो भी लॉज बना रहे हैं ना, उनके ऊपर कुछ लिमिट्स लगा दी जाए। अब ये लिमिट्स जो हैं वो फंडामेंटल होंगी, ये जो लिमिट्स है वो मौलिक होंगी, इस सेंस में कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इन्हें ठुकरा नहीं सकती। मतलब गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इन्हें ऐसा नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट इस लॉज को इस फंडामेंटल लॉज को फॉलो ना करे, ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यानी कि उन्हें जो है अपनी लिमिट में रहकर ही जो भी लॉज है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का? कुछ लिमिट्स लगाना गवर्नमेंट पर, जो ये सिटीजन्स पर इम्पोज कर रही है उस चीज़ पर गवर्नमेंट पर कुछ लिमिट्स लगाई जाती हैं। और ये जो लिमिट्स है वो फंडामेंटल होती है इस सेंस में कि गवर्नमेंट उनको कभी भी ट्रेस पास नहीं कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो
गवर्नमेंट की पावर को बहुत तरीके से लिमिट करता है। जो सबसे कॉमन वे है ना पावर को लिमिट करने का, वो ये क्या है कि फंडामेंटल राइट्स बना दिए जाएं। यानी कि हमें पता है फंडामेंटल राइट्स होते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स क्या है? मौलिक अधिकार हैं हमारे, जो कि कोई भी इन्हें छीन नहीं सकता है। कुछ केसेस में होता है कि इमरजेंसी अगर की जाती है, अगर इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी जाती है, तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उन पर कुछ देर के लिए रोकथाम लगा दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमसे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाए या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दिया जाए। अब इसके बचाव में हमारे पास होती है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है? फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के, उनको वायलेट होने से बचाती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंटली काम करती है। चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में सेम चीज़ तो नहीं होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बेसिक जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एंड जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि मतलब ऐसे ही बेफिजूल में किसी भी पर्सन को अरेस्ट ना किया जाए किसी भी रीज़न के लिए। मतलब कोई रीज़न ना हो फिर भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो एक बेसिक लिमिटेशन है गवर्नमेंट की पावर पर। सिटीजन्स जो हैं उनके पास राइट होता है अपनी बेसिक लिबर्टीज़ के लिए। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम ही होता है। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें, ये सारे फ्रीडम होते हैं लोगों के पास। एंड दीज राइट्स कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई इमरजेंसी अगर घोषित कर दी जाती है तो उसी टाइम पर इनको कुछ लिमिट्स लगा दी जाती है। बट इसको कभी भी हम छीन नहीं सकते ऐसे अधिकारों को। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ सर्कमस्टांसेस में इनके ऊपर लिमिट्स स्पेसिफाई कर देती है और कुछ टाइम के लिए विड्रॉल कर लिए जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है नेशनल, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी पर, और किसी सिचुएशन पर नहीं होगा ऐसा। ओके, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आई होप आप सबको ये थर्ड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फंक्शंस हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको जानना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि जो सोसाइटी है उसके कुछ एस्पिरेशंस भी होते हैं, उसके कुछ गोल्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ज़्यादातर जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन थे तो वो लिमिट करते थे। ठीक है, मतलब लिमिटेशन डालते थे, डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसको डिवाइड करते थे, और कुछ गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट्स भी डालते थे। लेकिन 20th सेंचुरी तक क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जब 20th सेंचुरी में कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने लगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, ऑल्सो प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट पर लिमिट्स ही नहीं लगाता है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को अलो करता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी कर सके जो सोसाइटी के लिए अच्छी हो, कि गोल्स और एस्पिरेशंस जो है वो पूरे हो सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इनोवेटिव कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। सोसाइटीज विद डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज, यानी कि ऐसे सोसाइटी जहाँ पर बहुत इनइक्वालिटीज हो, बहुत तरीके की इनइक्वालिटीज हो, तो उनको सिर्फ गवर्नमेंट की पावर पर लिमिटेशंस नहीं डालनी होती है, बल्कि ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसको अलो किया जाता है कि वो कुछ पॉजिटिव मेजर्स ले सके ताकि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये जो डिप्रीवेशन है, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जा सके और सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी। अब इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी हो जो फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कि जहाँ पर किसी भी तरीके का कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो। अगर जो सोसाइटी है, अगर ये सोसाइटी के एस्पिरेशन है, अगर सोसाइटी ऐसा चाहती है कि ऐसा हो, तो गवर्नमेंट जो है उसको कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इस गोल को अचीव किया जा सके और जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। अब जैसे साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर बहुत रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। सेग्रीगेशन पॉलिसीज जो है वहाँ पर लाई गई थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है कि स्किन कलर के ऊपर जब भेदभाव किया जाता है तो उसे हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। साउथ अफ्रीका में ऐसा ही होता था। तो इसका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को इनेबल किया कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म कर सके। ठीक है,
more positively a constitution may enshrine the aspirations of the society, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी के एस्पिरेशंस जो है उसको पूरी करने की कोशिश करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाने वाले जो लोग थे, ठीक है, थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी, वो क्या सोचते थे कि जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में, तो उनके लिए जो भी नेसेसरी है, ठीक है, उनको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ देने के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी है वो उनको प्रोवाइड की जाए। मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन, जैसे ये सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने गवर्नमेंट को इनेबल किया कि जो भी वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज हैं वो गवर्नमेंट जो है वो ला सकती है और ये लीगली एनफोर्सेबल होंगी। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that enabling provisions have the support of preamble to our Constitution. अब आप हमने preamble के बारे में भी पढ़ा है। Constitution का जो फ्रंट पेज होता है, यानी कि जो प्रस्तावना होती है उसे हम preamble कहते हैं, ठीक है। एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन दिस सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो प्रोविजंस हैं कि लोगों को क्या क्या प्रोविजंस दिए जाएंगे, सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स लिखे होते हैं वहीं पर ये प्रोविजंस हैं। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी की, यानी कि डीपीएसपी जो है, ठीक है। अब इसको हम आगे भी पढ़ेंगे डीपीएसपी को, ये गोल्स होते हैं सोसाइटी के। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, डीपीएसपी बनाया था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई थी। अब इसमें कुछ ऐसे गोल्स वगैरह लिखे गए थे, गोल्स लिखे गए थे, कुछ पॉलिसीज लिखे गए थे जो गवर्नमेंट अपना सकती है, जब गवर्नमेंट को ज़रूरी लगते हो तब उस चीज़ को अपना सकती है और सोसाइटी में उसको लागू कर सकती है अगर उन्हें ज़रूरत लगती है तो, ठीक है, यानी कि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। एंड जो फोर्थ फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या किया जाए, इनेबल किया जाए कि जो सोसाइटी है उसकी जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल कर पाए और एक जस्ट सोसाइटी जो है, एक सही सोसाइटी जो है उसको क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ फंक्शन। फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को इनेबल करना कि जो भी एस्पिरेशंस है सोसाइटी के उसको वो फुलफिल कर सके और एक जस्ट सोसाइटी जो है उसको क्रिएट कर सके। तो जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा फंडामेंटल आइडेंटिटी पर। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक कार्टून भी आया है और इस कार्टून पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस कार्टून को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर जो पर्सन है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर दो अलग अलग थिंकिंग बताई गई है, एक वेस्टर्न में है और एक इंडियन में है, ठीक है। और यहाँ पर ये वंदे मातरम बोल रहे हैं और ये जनगण मन। तो ये नेशनल एंथम है, ये नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक सेपरेट वीडियो आपको इन कार्टून्स की मिल जाएगी। हमने चार फंक्शंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं, हम चार फंक्शंस पढ़ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और अब हम पढ़ेंगे इसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वजह से हमारी एक अलग से आइडेंटिटी बनती है, एक अलग से पहचान बनती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसमें यही दे रखा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फंडामेंटल आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है लोगों की। इसका मतलब है कि एज अ कलेक्टिव एंटिटी जब लोग जो हैं वो कलेक्टिवली एक साथ आते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, मतलब जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब जो लोग हैं उन बेसिक सेट ऑफ नॉर्म्स को, उन बेसिक सेट ऑफ रूल्स को जब उनको एग्री कर लेते हैं कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो गवर्न होनी चाहिए, सिटीजन्स कैसे गवर्न होने चाहिए, कौन गवर्न करेगा, तो यही एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म करती है, ठीक है। ये क्या बनाती है, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाती है। तो पहली कौन सी आइडेंटिटी हो गई, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है। यानी कि लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं कलेक्टिवली और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हैं, इसी को हम कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं। वन हैज़ मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी आइडेंटिटीज हो सकती है, बट बाय एग्रीइंग टू सर्टेन बेसिक नॉर्म्स। अब जब हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक नॉर्म्स जो हैं उनको एग्री कर लेते हैं, बेसिक रूल्स को एग्री कर लेते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं, तो हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स हैं
ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस को, गोल्स को, फ्रीडम को बरकरार रखता है, एस्पिरेशंस को पूरा करता है, गोल्स को पूरा करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव कंस्ट्रेंट्स। अब फ्रीडम तो देता ही है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन साथ ही साथ कुछ रुकावटें यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी लगाता है कि कौन क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी एक मॉरल आइडेंटिटी जो है वो भी क्रिएट कर देता है, एक मॉरल आइडेंटिटी भी बन जाती है। जैसे किसी भी रिलीजन में क्या होता है, कोई रिलीजियस बुक होती है, तो उस रिलीजियस बुक में सारी चीज़ें लिखी होती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए और किस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सारे जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनके बारे में लिखा होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। thirdly or finally it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions। और तीसरा क्या है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल, जो मतलब बेसिक पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज होती हैं, तो अलग अलग वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती हैं। इफ़ वन लुक एट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत अलग अलग तरीके से वो डिफर करते हैं, यानी कि हर एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। एंड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे एंजॉय इन मेनी प्रोसीजरल डिटेल्स, और उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजरल डिटेल्स भी लिखी होती है, अलग अलग प्रोसीजर्स भी लिखे होते हैं। बट दे ऑल्सो शेयर अ गुड डील। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक। अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म की होती है, ठीक है, और उसमें बेसिक राइट्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में भी लिखा होता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बडी कंसेप्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। और ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नेशनल आइडेंटिटी भी क्रिएट करता है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, कलेक्टिव आइडेंटिटी पढ़ा, और पॉलिटिकल आइडेंटिटी पढ़ा, मोरल आइडेंटिटी पढ़ा, और साथ ही नेशनल आइडेंटिटी जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि हर एक नेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उसमें अलग अलग नॉर्म्स लिखे होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, ठीक है। और जो भी हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस है उस पर बेस्ड होते हैं, दे वीव टुगेदर डाइवर्स ग्रुप। अब बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है कि डाइवर्स ग्रुप होते हैं जो कि एक नेशन के अंदर ही रहते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जर्मन आइडेंटिटी जो है वो मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि सिर्फ वहाँ पर जर्मन लोग ही रह सकते हैं। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन गई, जर्मन एथनिक आइडेंटिटी। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपोजिट है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसी एथनिक आइडेंटिटी नहीं बनती, रिलीजन के ऊपर कोई भी आइडेंटिटी नहीं बनती है, ना ही ऐसा सिटीजनशिप के लिए कोई क्राइटेरिया होता है कि सिर्फ जर्मन लोग या फिर इंडिया में जैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को कह दे कि वही उनको ही सिटीजनशिप मिलेगी, तो ऐसा इंडिया में नहीं होता है। तो अलग अलग जो नेशंस होते हैं उनके अलग अलग कंसेप्शंस होते हैं, ठीक है, अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रीजन्स में नेशन के। और सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें भी अलग अलग रिलेशंस होते हैं। ये जो रिलेशनशिप है ये क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करती है, एक नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्टून भी दे रखा है, इसको भी आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिली, कैसे मिली, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी समझेंगे इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल आइडेंटिटी के बारे में, ओके। तो अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमने फंक्शंस तो देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल आइडेंटिटी भी देख ली, लेकिन यहाँ पर 3 और क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कितना इफेक्टिव ये कॉन्स्टिट्यूशन है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है कि नहीं, या फिर इनजस्ट है, मतलब सही है कि नहीं है। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर एक डेफिनेशन बन रही है कॉन्स्टिट्यूशन की कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, ठीक है। और स्टेट के बारे में कि स्टेट जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, कैसे गवर्न की जाएगी, और क्या क्या नॉर्म्स या फिर क्या क्या रूल्स ये जो स्टेट है वो फॉलो करेगी, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। जब भी हम पूछते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी कंट्री के लिए,
जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये एक डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, तो यहाँ पर एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनके पास क्या है, डिसीजंस ये लेते हैं, उसी को ये कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो साथ में डिसीजन लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट या फिर एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो हमने ऊपर पढ़े थे। यानी कि एक स्टेट जो है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। ठीक है, और उसमें जितने भी रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल हमें देखना हो तो एक एग्जाम्पल तो हमने देख लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम है। और अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो ये यूके, यानी कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं होता है, सिर्फ डिसीजन लिए जाते हैं कलेक्टिवली, उसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगर हम बात करें जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है, वो है इंडिया। इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही हैं। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको माना जाता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे मोड ऑफ प्रोमलगेशन में। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। फंक्शंस हमने 4 फंक्शंस पढ़े थे, वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और उसको हमें 4-5 नंबर में अगर एक्सप्लेन करना, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे, ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। और फिर हम इसके 4 फंक्शंस बता देंगे। डेफिनेशन हमें लिखनी है, फिर हम इसके 4 फंक्शंस बता देंगे। ओके, बट मेनी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनको परफॉर्म नहीं किया जाता है, सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, पेपर पर ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लिखे तो होते हैं बट उसको कोई फॉलो नहीं करता, मानता नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको इफेक्टिव क्या चीज़ बनाती है, और कैसा रियल इफेक्ट ये लोगों की लाइफ पर डालता है। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड ऑन अपॉन मैनी फैक्टर। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। और ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा नहीं होता, रिटन में नहीं होता है, वो है यूके। ठीक है, वो है मोड ऑफ प्रोमलगेशन। तो ये जो टॉपिक है इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया। ठीक है, किसने क्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, कितनी अथॉरिटी इसके पास है। और इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफंक्ट रहता है, यानी कि वो प्रैक्टिस में नहीं आता है, सिर्फ वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनकर रह जाता है। उस पर लोग जो हैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यानी कि लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ मिलिट्री लीडर्स के द्वारा क्रिएट किया गया होता है। ठीक है, या फिर ऐसे लीडर्स के द्वारा बनाया गया होता है जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, या फिर जिनके पास एबिलिटी नहीं होती लोगों को अपने साथ लेकर चलने की। ठीक है, जिसकी मतलब जिन लीडर्स की लोग ना सुनते हो, ऐसे लीडर्स के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही बनकर रह जाता है, वो कभी भी फॉलो नहीं किया जाता लोगों के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है वो है इंडिया का, साउथ अफ्रीका का और यूनाइटेड स्टेट्स का। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना सक्सेसफुल क्यों है, यहाँ के तीनों के कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तब क्रिएट किया गया था जब बहुत सारी यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स हुई थी। तो नेशनल मूवमेंट्स के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको एक्सपीरियंस करके तब कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया गया था। इंडिया जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे वो फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्रिएट किया गया था, जिसमें बहुत सारे पॉपुलर लीडर्स थे, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में। और ये कैसे बना था, एक्सपीरियंस से बना था, यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया में हुई थी बहुत सारी, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन फिर बना था, जिसकी एक रिमार्केबल एबिलिटी थी कि लोगों को जो अलग अलग सेक्शन के जो लोग हैं उनको एक साथ लेकर चला जा सके। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लेजिटिमेसी कहाँ से मिली, क्योंकि ये जो लोग थे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो
लोगों की मतलब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जिनकी बहुत पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, यानी कि जो लोग जो जिन लीडर्स को फॉलो करते थे उन लीडर्स के द्वारा ये बनाया गया था, इसलिए ये इतना ज़्यादा लेजिटिमेट था। हु हैड द कैपेसिटी टू नेगोशिएट एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी and who were able to convince people that the constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power। यानी कि ऐसे यहाँ पर लीडर्स थे, जो लोगों को बताते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ एक एग्रेंडिसमेंट नहीं, यानी कि ये उनकी पर्सनल पावर उनको नहीं दी गई है, बल्कि ये तो कुछ रूल्स है जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट था, द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम। और ये फाइनल डॉक्यूमेंट था जो कि नेशन के लिए बनाया गया था। कुछ कंट्रीज जो हैं वहाँ पर फुल फ्लैज्ड रेफरेंडम होते हैं, यानी कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को वो एक फुल फ्लैज्ड रेफरेंडम मानते हैं। जैसे रेफरेंडम का मतलब एक तरह से जैसे वोट वगैरह देते हैं, तो ऐसे ही वो रूल्स के लिए भी वोट देते हैं। ठीक है, वेयर ऑल दी पीपल वोट, जिसमें सारे जो लोग हैं वो वोट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। लेकिन इंडिया कभी भी ऐसा रेफरेंडम नहीं बना, क्योंकि इसके पास पब्लिक अथॉरिटी पहले से ही थी, क्योंकि ये ऐसे लीडर्स थे जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक किसी भी तरह का रेफरेंडम यहाँ पर नहीं बताया गया है अकॉर्डिंग टू इंडिया, एंड द पीपल अडॉप्टेड इट एज देयर ओन। लोगों ने इसको खुद से अडॉप्ट किया है, क्योंकि वो लीडर्स को इतना ज़्यादा मानते थे कि उनको लगता था कि वो जो भी करेंगे वो गलत नहीं करेंगे, तो इसलिए लोग उसको अबाइड भी करते थे, फॉलो भी करते थे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ पीपल हु इनेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, हेल्प्स डिटरमाइन इन पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। अब ये लोग जो हैं, लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थे, यही चीज़ इसकी सक्सेस को दर्शाती है। इसी की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ही एक नेपाल के ऊपर भी एक डिबेट थी, इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पर डिबेट चल रही थी नेपाल में। ठीक है, वो क्या थी, तो हर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इतना इजी नहीं होता, इतना स्मूथ अफेयर नहीं होता। नेपाल एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लिकेटेड नेचर का, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया गया था। 1948 तक जो नेपाल है उसमें 5 कॉन्स्टिट्यूशन बने। 1948 में, 51 में, 59 में, 62 में, 1990 में। लेकिन ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, ये नेपाल के किंग के द्वारा ग्रांट किए गए थे। ठीक है, और 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस किया, और जो फिर भी जो किंग है उसी के पास फाइनल पावर्स थी। तो बहुत सालों तक नेपाल जो है उसमें ऐसे ही मिलिटेंट पॉलिटिकल एगिटेशन रही, यानी कि नेपाल क्या चाहता था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो, लेकिन वहाँ पर ये जो किंग था वो रूल करके बैठा था। ठीक है, जो मेन इशू था वो था मोनार्की का रूल, यानी कि जो किंग रूल कर रहा है उसका जो मेन इशू था वही था। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल कुछ ग्रुप्स जो थे नेपाल में वो चाहते थे कि जो मोनार्की है इसको ख़त्म कर दिया जाए और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया जाए। और दूसरे जो लोग थे वो बिलीव करते थे कि ये सही होगा कि मोनार्की लिमिटेड हो, मतलब यहाँ पर जो किंग का जो रूल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, ऐसा भी कुछ लोग मानते थे। और जो किंग है वो अपनी पावर्स को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, वो अपनी पावर्स को नहीं छोड़ना चाहता था। उसने अपनी पावर्स, जितनी भी पावर्स हैं वो 2002 अक्टूबर 2002 में अपने पास ही रखी। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिमांड किया कि एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको फॉर्म कर दिया जाए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की, माओइस्ट, वो वॉज इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द पॉपुलरली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये चाहती थी कि यहाँ पर एक इलेक्टेड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लिए इन्होंने स्ट्रगल किया कि एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर बने। फाइनली अंडर
प्रेशर ऑफ पॉपुलर एगिटेशन, यानी कि लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा एगिटेशन कर रहे थे, इतनी ज़्यादा डिस्प्यूट्स कर रहे थे कि अब ये जो किंग है, इस किंग का रूल जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और यहाँ पर जो रिपब्लिक है वो एस्टैब्लिश होनी चाहिए। लोगों की ये डिमांड थी। अब पब्लिक के प्रेशर में आकर, पॉपुलर मूवमेंट्स के प्रेशर में आकर ये जो किंग है उसे गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और ये जो गवर्नमेंट है, किंग की गवर्नमेंट, ये अपनी पावर छोड़ देती है और 2008 में नेपाल जो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह एस्टैब्लिश होता है आफ्टर एबोलिशिंग दी मोनार्की। मोनार्की को एबोलिश करके 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। फाइनली नेपाल एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को 2015 में अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमने नेपाल के बारे में पढ़ा, सब्सटेंशियल प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ये एक हॉलमार्क है कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये हर किसी को कुछ ना कुछ रीज़न देता है कि लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, तभी तो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अब अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जो मेजॉरिटीज़ जो हैं, जो सोसाइटी है उसमें जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी आती है, अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जो मेजॉरिटीज़ है ना वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को सप्रेस कर दे। तो इस तरीके से माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ होगी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न नहीं है इस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का जहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ उनको सप्रेस कर रही है। या फिर अगर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, अब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो जहाँ पर जो कुछ जो मेंबर्स हैं सोसाइटी में उनको प्रिविलेजेस मिल रही हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है, दूसरों को नहीं मिल रही है। तो ऐसे भी कोई भी ग्रुप जो है उसमें एलिजियंस जो है उसकी फीलिंग बढ़ जाएगी, यानी कि अलगाव की भावना वहाँ पर बढ़ जाएगी और जो लोग हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। अगर किसी भी ग्रुप को लगता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, सो वो उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद से परफेक्ट जस्टिस नहीं ला सकता है। ठीक है, लेकिन ये लोगों को कन्विंस कर सकता है कि वो कुछ मतलब ऐसा कुछ फ्रेमवर्क लेकर आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन जिससे बेसिक जस्टिस जो है वो हो सके। ठीक है, मतलब जो लोगों को कन्विंस करे कि लोग जस्टिस करें। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हम लिख दे कि जस्टिस होना चाहिए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों को कन्विंस करता है कि बेसिक जस्टिस हो, तब जाकर कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो होता है। और डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, what would be the content of some basic rules in a society such that they give everyone a reason to go along with them। यानी कि ऐसे मतलब कंटेंट क्या होना चाहिए, ऐसे कौन से बेसिक रूल्स होने चाहिए सोसाइटी में जो जिसको हर कोई फॉलो करे, यानी कि हर किसी के पास रीज़न हो इनके साथ जाने के लिए। एंड दी मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम और इक्वालिटी, जितना ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम को, इक्वालिटी को, उसके मेंबर्स की फ्रीडम में फिर इक्वालिटी को प्रिजर्व करके रखता है, उतना ज़्यादा इसकी जो सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर किसी को एक कोई ना कोई रीज़न देता है कि लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें? तो इस बुक को स्टडी करने के बाद हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, ठीक है, इसकी जो प्रोसेस है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फॉर्मली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जो कि जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था, जब 1415 की मिड नाइट को, जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उससे पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं उसको इलेक्ट कर लिया गया था। सो इट हैड इट्स फर्स्ट सिटिंग, इसकी जो फर्स्ट सिटिंग थी यानी कि फर्स्ट जो मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs बन सकते हैं। ठीक है,
तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फिर दोबारा से जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, जब इंडिया जो है डिवाइड हुआ हुआ हो चुका था, ठीक है, दोबारा भी मीटिंग्स हुई थी इसकी। और तब जो इंडिया है वो डिवाइड हो चुका था 14 अगस्त 1947 को। और इसके जो मेंबर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए गए थे, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन इनका हुआ था बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली दैट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस एक्ट के दौरान ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इन्हीं के द्वारा ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है that was composed roughly along the line suggested by the plan proposed by the committee of British cabinet। अब एक ब्रिटिश कैबिनेट की जो कमेटी है उसने एक प्लान बनाया था। वो प्लान क्या कहता है, इसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं उस प्लान को। और इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि हर एक जो प्रोविंस है और जो प्रिंसली स्टेट है, प्रोविंस जो है ब्रिटिश कम्युनिटी के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश रूल था। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, यहाँ पर मोनार्कियल रूल था, यानी कि राजा महाराजा वहाँ पर रूल करते थे, तो मोनार्क्स का रूल था। ठीक है, तो हर एक प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट जो है या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो है उनको सीट्स दी गई थी, सीट्स अलॉट की गई थी जो कि उनकी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में थी। ठीक है, और जो रेशो क्या थी, 1:1 लाख, यानी कि 1 लाख अगर वहाँ की पॉपुलेशन है तो उसमें से एक सीट अलॉट की जाएगी। एज अ रिजल्ट जो प्रोविंसेस हैं जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर थे, वहां से 292 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, जबकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहां से सिर्फ 93 मेंबर्स को सीट्स दी गई। ठीक है, यहाँ पर ये प्लान जो है वो ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था, तो इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और यही फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रोविंस है यहाँ पर तो कितनी सीट्स दी गई इलेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन के लिए 292, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 93 सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई थी। ठीक है, अब सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो सीट्स थी ना उनको तीन मेन कैटेगरीज जो हैं, कम्युनिटीज जो हैं, उसमें डिवाइड किया गया था, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। तो इनको भी एक एक सीट्स जो हैं वो अलॉट की गई थी। और हर एक कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने तो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये वाला जो वोट है इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता क्या है। तो जो अभी के लिए इतना है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को कौन से सिस्टम से, कौन से मेथड से इलेक्ट करेंगे। वो मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जो प्रिंसली स्टेट्स के केस में जो मेथड रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का जो मेथड था वो कंसल्टेशन के द्वारा डिटरमाइन किया गया, ऐसा इस कैबिनेट मिशन के दौरान कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो प्रीवियस सेक्शन डिस्कसेस 3 फैक्टर दैट मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल। हाउ फार डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, तो इसलिए आपको ये जो चारों पॉइंट्स है वो लर्न करने हैं। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी पार्टीशन से पहले, तो ये कितने मेंबर्स, टोटल कितने मेंबर्स थे, तो 292 कहाँ से थे, ब्रिटिश यानी प्रोविंस से थे। ठीक है, प्रोविंसेस से 292 मेंबर्स सिलेक्ट किए गए थे। 93 जो मेंबर्स हैं वो प्रिंसली स्टेट से इलेक्ट किए गए थे। और जो 4 मेंबर्स है वो बाकी की कम्युनिटीज़ जो हैं, सिख हो गया, ठीक है, सिख मुस्लिम, इनमें से चूज़ किए गए थे। तो ये कितने हो गए, टोटल हो गए 389। तो 389 जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टोटल 389 मेंबर्स थे। ठीक है,
तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उस असेंबली की कॉम्पोजिशन के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो as a consequence of partition under the plan of 3 June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of Constituent Assembly। यानी कि जो 3 जून 1947 वाला प्लान था, ठीक है, इसके अंडर कुछ जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो ऐसे मेंबर्स पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इलेक्ट किए गए थे, और ऐसे भी यहाँ पर मेंबर्स थे जो पाकिस्तान के अंदर आते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद ये जो पाकिस्तान वाला एरिया था ये अलग हो गया था, तो वो जो मेंबर्स हैं वो भी अलग हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, और ये जो नंबर था ये रिड्यूस होके असेंबली में कितना हो गया था 299, यानी कि पहले कितना था, टोटल थी 389, इसमें से आधे जो भी था प्रोपोर्शन वो पाकिस्तान में जो मेंबर्स थे उनके अंडर भी था, यानी कि वहाँ पर भी कुछ मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन हो गया था तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों अलग अलग हो गए थे। तो अब ये वाले जो मेंबर्स थे वो रेड्यूस होकर नंबर कितना हो गया था 299। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये इम्प्लीमेंट फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी को फोर्स में आया था। 26 नवंबर 1949 को ये सिर्फ तैयार हुआ था, और फिर बाद में 24 जनवरी 1950 में सब मेंबर्स के सिग्नेचर हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और फाइनली 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको पास कर दिया गया था। ठीक है, कम टू फोर्स इनटू 26 जनवरी 1950। तो ये आपको याद रखना है कि अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में, और सिग्नेचर कब हुए थे सभी मेंबर्स के 24 जनवरी 1950 को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में कब आया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम किया गया था, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट अ बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस वायलेंस दैट द पार्टीशन अनलिश्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट। यानी ये पार्टीशन से पहले पार्टीशन के बाद जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीशन के बाद बनाया गया था। ठीक है, और इसमें जो 299 मेंबर्स ही प्रेजेंट थे उस टाइम पर, सिर्फ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था तब 389 थे, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ वो नंबर रिड्यूस होकर 299 हो गया, और फिर उन्हीं मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जो कि 26 नवंबर 1949 में कंप्लीट हुआ। बट इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द फोर्टिट्यूड ऑफ द फ्रेमर्स that they were not only able to draft a constitution under immense pressure। अब ये एक ट्रिब्यूट की तरह देखा जाता है उन फ्रेमर्स के लिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है, क्योंकि एक तो इतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ पर था, ऊपर से पार्टीशन की वजह से वायलेंस क्रिएट हो रहा था, तो उन्होंने अनइमेजिनेबल वायलेंस जो क्रिएट हो रहे थे उनसे राइट लेसन्स भी सीखे थे पार्टीशन की वजह से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप, वो सिटीजनशिप का एक नया कंसेप्शन लेकर आए जहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही सिक्योरिटी नहीं मिलेगी बल्कि रिलीजियस आइडेंटिटी जो है उनको भी सिटीजनशिप के राइट्स मिलेंगे, यानी कि एक तरह से सबको सिटीजनशिप के राइट्स मिलेंगे। बट दिस अकाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन टचेज अपॉन ओनली द सरफेस ऑफ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि जो वो सब लोग मिलकर वोट देते हैं उस तरीके से इलेक्ट नहीं की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। सो देयर वर सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो अब वहाँ पर एक सभी ये चाहते थे कि एक ऐसा अटेम्प्ट बनाया जाए जो जिसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको रिप्रेजेंटेड, देयर वॉज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब वहाँ पर एक ऐसा अटेम्प्ट लोग चाहते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाया जाए, यानी कि जो सबको रिप्रेजेंट कर सके, जो रीजन्स के सभी रीजन्स के जो मेंबर थे उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई।
अब इन एडिशन जो असेंबली थी उसमें 28 मेंबर्स थे शेड्यूल कास्ट के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट से भी मेंबर्स लिए गए थे। तो ये ये चीज़ क्या दिखाती है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट मतलब हर एक तरीके का जो रिलीजन है, हर एक जगह से, हर एक रीजन से, रिलीजन से या फिर कास्ट से मेंबर्स को लिया गया था ताकि वो सभी को रिप्रेजेंट कर सके। और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस जो थी वही डोमिनेट कर रही थी। कांग्रेस उस टाइम पर ज़्यादा कांग्रेस को ही इलेक्ट किया जाता था, तो उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी चल रही थी। तो इसने डोमिनेट किया असेंबली को, ऑक्यूपाइंग एज 82% ऑफ द सीट्स इन दी असेंबली आफ्टर द पार्टीशन। पार्टीशन के बाद 82% सीट्स जो है कांग्रेस ने ऑक्यूपाई की। और कांग्रेस जो थी खुद से इतनी डाइवर्स पार्टी थी, यानी कि खुद से कांग्रेस पार्टी में इतने अलग अलग रीजन से लोग थे, इतने अलग अलग रिलीजन से लोग यहाँ पर थे, अलग अलग कास्ट से लोग यहाँ पर बिलोंग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर खुद से इतनी ज़्यादा क्या थी, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए कांग्रेस में भी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस भी क्या कर रही है, सबको रिप्रेजेंट कर रही है। प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन, यानी कि इसमें हम डेलिब्रेशन के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब जो डेलिब्रेशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्कशन करना, यानी कि एक केयरफुल डिस्कशन करना, या फिर एक लंबे समय से जो डिस्कशन चला आ रहा है उसी चीज़ को हम डेलिब्रेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी है, that does not come only from the fact that it was broadly though not perfectly representative। अब देखो, एक चीज़ तो है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अथॉरिटी किस वजह से हुई, अथॉरिटी किस वजह से बनी कि रिप्रेजेंटेटिव थी। अब सिर्फ यही रीज़न नहीं है इसकी अथॉरिटी का, और भी रीजंस हैं। अब बाकी के रीजंस क्या हैं? इट कम फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इसने प्रोसीजर को अडॉप्ट किया था ना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, एंड वैल्यूज इट्स मेंबर ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जो भी प्रोसीजर अपनाए गए थे उस चीज़ उन पर बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस हुए, डिस्कशंस हुए। वाइल इन एनी असेंबली, अब कोई भी असेंबली है जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो रिप्रेजेंटेटिव वो कैसे होगी? अगर होगी तो उसमें जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं, डाइवर्स सेक्शंस है सोसाइटी के, वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि वो पार्टिसिपेट करें नॉट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। कहने का मतलब है कि सिर्फ अपनी ही कम्युनिटी के लिए रिप्रेजेंट ना करे, वो सबको रिप्रेजेंट करे। अपनी कम्युनिटी, जैसे मान लो कोई भी एक सिमिलर, मतलब कोई भी एक कास्ट है तो एक कास्ट से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर खड़ा होता है तो वो सिर्फ उसी को सपोर्ट करे, ऐसा ना हो, सबको सपोर्ट किया जाए। और हर एक जो मेंबर है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी नॉर्म्स है उन पर बहुत डिस्कशंस किए, पूरे नेशन को दिमाग में रखते हुए कि मतलब पूरे इंडिया के लिए फ्रेम करना था ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूरे इंडिया को दिमाग में रखते हुए कि वहाँ पर ऐसा होगा, उस एरिया में ऐसा होगा, तो इस तरीके से पूरा माइंड में रखते हुए ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई थी। और यहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी थे मेंबर्स में, कुछ जो लीडर्स थे वो नाराज़ भी थे, एक दूसरे से नाराज़गी भी थी, बट फ्यू ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट कुड बी ट्रेस्ड टू मेंबर्स प्रोटेक्टिंग देयर ऑन इंटरेस्ट। There were legitimate differences of principle and the differences were many। अब कुछ डिफरेंसेस भी थे कि क्या इंडिया को सेंट्रलाइज्ड या फिर डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का। अब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के पास सारी पावर्स होती हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक। हर एक जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता था? डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिवाइड कर देना। डिवाइड किस में कर देना? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट को और जो बाकी की लोअर गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको जब शेयर कर देती है तो
जैसे जो लोकल एरियाज में जो लोकल गवर्नमेंट है उनको शेयर कर देती है ना, तो इसी में डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। यानी कि ऐसा कर दिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर मिले और लोकल गवर्नमेंट को भी पावर मिले, ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर, यानी तीनों में पावर को शेयर कर दिया जाए, ऐसा हो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम हो, या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम हो जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो। सो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, और स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशन होना चाहिए, क्या स्टेट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या फिर सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द पावर्स ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है, उसके पास क्या पावर्स होनी चाहिए, एंड शुड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स, सब कुछ प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन उन प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। ऑलमोस्ट एवरी इशू जो मॉडर्न स्टेट के लिए जो बनाया गया था, उन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। ओनली वन प्रोविजन, सिर्फ एक ही ऐसा प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको बिना किसी डिबेट के पास कर दिया गया, और वो जो प्रोविजन था वो कौन सा था, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि सबको कुछ मतलब सर्टेन एज क्राइटेरिया होगा, तो जैसे 18 जो 18 और 18 अबव जो पीपल है वो वोट कर सकते हैं, तो इस तरीके का क्राइटेरिया, पहले तो 21 एज होती थी, लेकिन फिर 1989 से इसको चेंज करके और फिर इसको 18 एज कर दिया गया था वोट करने के लिए। तो कुछ सर्टेन एज के रिगार्डिंग उसमें कुछ सिटीजन्स जो उनको सबको राइट टू वोट दिया जाए, ठीक है, बिसाइड ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। तो ये तो सबने अपना लिया था क्योंकि ये तो एक्चुअल में सही भी था। सो वाइल द मेंबर्स वेर नो नीड टू डिस्कस, इसमें किसी भी मेंबर को किसी भी तरीके का फील नहीं हुआ कि डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास राइट टू वोट होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी मैटर्स थे उन सबको सीरियसली डिबेट और डिस्कस किया गया। नथिंग कैन बी बेटर टेस्टामेंट टू द डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। Constitution drew its authority from the fact that members of Constituent Assembly engaged in one might called public reason. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, तो उसने अपनी अथॉरिटी एक और जगह से बनाई थी, और वो कैसी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वो पब्लिक रीजन के लिए इंगेज थे, यानी कि पब्लिक के लिए इंगेज थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के हित में काम कर रहे थे। The members of assembly placed a great emphasis on discussion. बहुत डिस्कशन, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई, डिस्कशन को दी गई, क्योंकि जैसे जैसे डिस्कशन होंगे तो नए नए रीजंस निकल कर आएंगे, नए नए क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, नए नए आंसर्स निकल कर आएंगे, सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से जो एम्फेसिस था वो डिस्कशन पर ही डाला गया, आर्ग्यूमेंट पर डाला गया। And they did not simply advance their own interest but gave principled reasons to other members for their position. उन्होंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया, बल्कि जो दूसरे मेंबर्स थे उनके भी रीजंस जो हैं उनको भी सुना। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजंस टू अदर मेक you move away from simply narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others to make them go along with their viewpoint. अब अगर आप कुछ भी कोई भी टॉपिक जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक को डिस्कस जब आप कर रहे हैं तो आपको साथ ही साथ उसका रीज़न भी देना पड़ेगा कि ये चीज़ क्यों सही है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो हर एक पॉइंट के साथ रीज़न जो है वो ज़रूर मांगा जाता था। Voluminous debates in Constituent Assembly where each clause of Constitution subjected to scrutiny and debate. हर एक जो क्लोज था, हर एक जो टॉपिक था उस वो सब्जेक्टेड, यानी कि वो उस पर डिबेट तो की ही जाती थी। एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू पब्लिक रीजन एट इट्स बेस्ट, यानी कि इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बेस्ट बनाया जा सकता है। These debates deserve to be memorialized as one of the most significant chapters. अब ये जो डिबेट्स है ना, इनको मेमोरलाइज किया जाना चाहिए, यानी कि इनको अपनी मेमोरी में बसा लेना चाहिए इन डिबेट्स को, जो कि मतलब एक तरीके की हिस्ट्री में इसको इंक्लूड करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हिस्ट्री में। एंड इक्वली इन इम्पोर्टेंस टू फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन है प्रोसीजर्स। तो इस टॉपिक पर हम आज ये टॉपिक जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रीजन वाज एम्फसाइज्ड इन द मेंटेन प्रोसीजर ऑफ द असेंबली as well. Constituent Assembly had 8 major committees on different subject. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी
जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो उसमें क्या था, 8 मेजर कम्युनिटीज़ थी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट्स उन एक एक कमिटीज़ को अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते थे। और इस तरीके से यहाँ पर कितनी 8 मेजर कमिटीज़ थी। और जो जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और बी आर अम्बेडकर, तो इन्होंने इन कमिटीज़ को चेयर किया। यानी कि ये जो लोग थे, ये जो लीडर्स थे, ग्रेट लीडर्स जो थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। एंड दीज वर नॉट मेन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मेनी थिंग्स। ये ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने एक दूसरे पर विश्वास कर लिया कि हाँ ये चीज़ ठीक है, बल्कि अंबेडकर जो थे हैड अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। ठीक है, तो अंबेडकर जो थे वो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, उनके कुछ आइडियाज़ उनको अच्छे नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? क्योंकि उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए जो अपलिफ्टमेंट है उसको मना कर दिया गया था, यानी कि एक तरीके से रिजर्वेशन को मना कर दिया गया था। पटेल और नेहरू जो थे वो काफ़ी सारे इश्यूज़ पर उन्होंने डिसएग्री किया एंड दे ऑल वर्क टुगेदर। लेकिन फिर भी वो एक साथ ही उन्होंने काम किया। हर एक जो कम्युनिटी थी उनको कुछ प्रोविजंस पर ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के, विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट। यानी कि उसके बाद में उन पर डिबेट की गई पूरी असेंबली के साथ मिलकर। एंड यूजुअली an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed to by all would not be detrimental to any particular interest. अब जो भी मान लो, कोई भी अगर टॉपिक है या फिर कोई भी अगर रूल है, अगर एक बार सबने उस पर एग्री कर लिया तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंटरेस्ट की वजह से उसको नहीं छोड़ा जा सकता था, उसको डिसएग्री नहीं कर सकते थे। कुछ प्रोविज़न जो थे उन पर वोट भी की गई, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस पर हर एक जो सिंगल आर्ग्यूमेंट था, एक एक आर्ग्यूमेंट जो था, क्वेरी या फिर कोई भी कंसर्न था, तो उन पर बहुत ज़्यादा गहराई से उन पर डिस्कशन किया गया। ठीक है, एंड दी असेंबली मेट फॉर। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये जो असेंबली है वो 166 डेज तक मिली। ठीक है, 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years 11 months, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने में कितना टाइम लगा, तो हम क्या इसमें आंसर लिख सकते हैं, 2 years 11 months एंड 18 days। ठीक है, इट्स सेशंस वर ओपन टू प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। यहाँ पर एक बॉक्स भी था ये वाला जिसमें लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखने कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो बी आर अम्बेडकर थे और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, आई इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये जो टॉपिक है इसको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब बट नो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो इससे पहले का अगर मैं आपको रिकैप बताऊं तो प्रोसीजर्स में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि अलग अलग लीडर्स के बारे में पढ़ा था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने उस टॉपिक में पढ़ी थी। ये देखा था कि जो लीडर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पर बहुत जल्दी उन्होंने विश्वास कर लिया, बल्कि उनके बीच में कभी कभी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स भी होते रहते थे और नेगोशिएशन जो है, डिस्कशन से ही उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया गया। फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा बनने में, 2 years 2 साल 11 महीने 11 months एंड 18 days। तो इतना टाइम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को लगा तैयार होने में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है, 2 years 11 months 18 days। ओके, सो अब तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिंपली मतलब असेंबली बनाने से नहीं हो जाता है। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या चूज़ किया, हमने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। तो सिर्फ असेंबली बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। अब देखो, एक असेंबली जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत डाइवर्स असेंबली थी वो,
मतलब डाइवोर्स इतने, मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग थे, ठीक है, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर उनका जो बैकग्राउंड है ना, अगर वो क्लियर नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाता। अब बैकग्राउंड किस तरीके का, मतलब उनको पता तो होनी चाहिए ना, कुछ चीज़ें तो पहले से पता होनी चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स थी, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे थे जो उनको पहले से था कि हाँ ये चीज़ तो हमें डालनी ही डालनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ ऐसे सिद्धांत थे, ओके। These principles were forged during the long struggle for freedom. अब फ्रीडम के लिए ना बहुत लंबा स्ट्रगल हुआ था, आप सबको पता है, ब्रिटिशर्स को भगाया था हमारे इंडिया के लोगों ने, लीडर्स ने। तो उस टाइम पर है ना कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो भी सामने आए थे। अब प्रिंसिपल्स ऐसे तो बनते नहीं है। इक्वालिटी हमने क्यों कहा, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या थी, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, तभी तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब फ्रीडम का कैसे कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि हमारे पास आज़ादी नहीं थी। अगर हमारे पास पहले से आज़ादी होती तो शायद कोई सोचता ही नहीं आज़ादी के बारे में, बट हमारे पास आज़ादी नहीं थी, लोगों को आज़ादी चाहिए थी। तो मूवमेंट्स हुई अलग अलग आज़ादी को पाने के लिए, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए, और इसी तरीके से नए नए प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। एंड इन अ वे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज गिविंग कॉन्क्रीट शेप। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक अलग से शेप, इस तरीके से शेप किया गया कि वो उसमें प्रिंसिपल भी डाल दे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट से इनहेरिट किए गए थे। काफ़ी डिकेड्स तक जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो बहुत डिकेड्स तक जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उन्होंने बहुत डिबेट किए बहुत सारे क्वेश्चंस पर। nationalist movement had debated many questions that were relevant to making the constitution. द शेप एंड फॉर्म, मतलब अब वो क्वेश्चंस क्या क्या थे, द शेप मतलब गवर्नमेंट जो है इंडिया में उसकी फॉर्म कैसी होगी, वैल्यूज क्या क्या होंगी, इन इक्वालिटीज को कैसे ओवरकम किया जाए। तो ये कुछ डिबेट्स चल रही थी। और जो बेस्ट समरी थी प्रिंसिपल्स की, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के द्वारा प्रिंसिपल्स जो लाए गए, वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। सबसे जो बेस्ट समरी थी वो थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। लाई किसके द्वारा गई थी, नेहरू जी के द्वारा। अब ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो असेंबली का एम बताता है कि एक्चुअल में असेंबली को करना क्या है, ये चीज़ें बताता है। 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। एंड दिस रेजोल्यूशन एनकैप्सुलेटेड द एस्पिरेशंस एंड वैल्यूज बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये अलग अलग एस्पिरेशंस बताता है, अलग अलग वैल्यूज बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आनी चाहिए। अब प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा है सब्सटेंशिव प्रोविजंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के सब्सटेंशिव प्रोविजंस के बारे में। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप कोई भी पार्ट इस चैप्टर का देख सकते हो। ओके, सो प्रीवियस सेक्शन में हमने सब्सटेंशिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े। तो वो जो सब्सटेंशिव प्रोविजंस थे ना, वो भी किसके द्वारा इंस्पायर थे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा। इस रेजोल्यूशन पर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन देता है फंडामेंटल कमिटमेंट्स को, यानी कि कुछ अलग अलग एक्सप्रेशंस देता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो क्या क्या चीज़ है, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। Our constitution is not merely a measure of rules and procedures but a moral commitment। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि मोरल कमिटमेंट के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाए with will fulfill the many promises that nationalist movement held before the people। जो गवर्नमेंट जो बाकी की जो एस्पिरेशंस है लोगों की, उन सबको पूरा कर सके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसके मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट है, सोवर्न है, रिपब्लिक है। सोवर्न का मतलब होता है कि इंडिया खुद से अपने आप को गवर्न कर सकता है। सेकंड पॉइंट दे रखा है कि इंडिया जो है वो यूनियन है, इंडियन टेरिटरीज का, इंडियन स्टेट्स का और बाकी पार्ट्स का, और बाकी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो जो इंडिया के पार्ट में मिलना चाहती है वो मिल सकती हैं।
टेरिटरीज जो यूनियन को फॉर्म करती है वो ऑटोनोमस है, यानी कि वो खुद से गवर्न कर सकती है, अपने आप को खुद का कंट्रोल है। ठीक है, जितनी भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की और फंक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और गवर्नमेंट की, तो ये भी डिफाइन की गई है। जितनी भी पावर्स और अथॉरिटी है सब सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया की और कॉन्स्टिट्यूशन की वो लोगों के द्वारा फ्लो करेगी। जितने भी लोग हैं उनको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, जो डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन सबको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जो टेरिटरियल इंटीग्रिटी है रिपब्लिक और सोवरेन राइट्स की ऑन लैंड, सी, एयर शेल बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू जस्टिस, मतलब जो लैंड है, जो सी है, जो एयर है, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसको जस्टिस के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाएगा। लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन, जो लैंड है वो पूरा कंट्रीब्यूशन देगी ताकि जो वर्ल्ड की पीस है उसको प्रमोट किया जा सके और लोगों के लिए वेलफेयर पॉलिसीज लाई जा सके। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट्स थे और इससे पहले हमने इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जो थर्ड फैक्टर था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की को इफेक्टिव बना सकता है वो था बैलेंस्ड अरेंजमेंट, यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है, अब इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं और वो 3 ऑर्गन कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, तो इनका बैलेंस्ड अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, यही कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है। ये इसका तीसरा फैक्टर है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है राइट बैलेंस को बनाने के लिए, किसके बीच में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब ये चीज़ करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, जो इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ें अपनाई। एक थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दूसरी थी फेडरल अरेंजमेंट। तो इन पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आगे चैप्टर में आएंगी और फेडरल अरेंजमेंट पर फेडरलिज्म एक पूरा चैप्टर आएगा। विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स, जो कि अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें पावर्स को डिवाइड कर देती है ऑन वन हैंड एंड स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन दी अदर हैंड। बैलेंस वाई इन्वॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी सीखा है, दूसरी कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस से भी सीखा है, एक्सपेरिमेंट करके भी सीखा है, पहले लोगों पर ट्राई भी किया है उस चीज़ को कि आगे वो चीज़ सही रहेगी कि नहीं, और दूसरी कंट्रीज़ जो है उनसे सीख कर भी किया है कि दूसरी कंट्रीज़ में पहले किस तरीके का अलग अलग प्रिंसिपल्स वहाँ पर लाए गए थे, तो वही प्रिंसिपल्स कुछ इंडिया में भी अपनाए गए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो फ्रेमर्स थे वो उन्होंने दूसरी जो कंट्रीज हैं उनसे बोरो भी किया, इसलिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बोरोइंग बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इसने दूसरी कंट्रीज से भी बोरो किया है। ठीक है, एंड फ्रॉम अदर इन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन इट इज़ अ टेस्टामेंट टू देयर वाइड लर्निंग। तो इस तरीके से मतलब एक नैरो, हम कह सकते हैं नैरो लर्निंग नहीं थी उस टाइम पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई नैरो लर्निंग नहीं की थी, मतलब एक ब्रॉड एरिया में जो भी प्रिंसिपल्स थे, ब्रॉड एरिया से वो प्रिंसिपल्स चूज किए और इंडिया में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। सो दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजन, तो अलग अलग कंट्री से बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए, बोरो किए गए, लेकिन इन आइडियाज़ को बोरो करने के लिए, मतलब बोरो करना उन्होंने ऐसा नहीं माना कि हम तो दूसरी कंट्री से बोरो करें, बल्कि इसमें कुछ बोरो करके और कुछ थोड़े से इसमें चेंजेस भी किए हैं।
हर एक जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का that had to be defended on ground that it was suited to Indian problems। मतलब जो भी प्रोविजन था उसको पहले चेक किया गया था, दूसरे कंट्री से जो भी प्रोविजन लाया गया उसको पहले चेक किया गया कि इंडिया के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, इंडिया के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग, फिर उस तरीके से उसमें चेंजेस भी लाए गए। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी, इंडिया बहुत लकी था कि एक ऐसी असेंबली है जो कि पैरोकियल नहीं है, मतलब वो ऐसी नहीं है कि उनकी नैरो लर्निंग है, बल्कि ब्रॉड एरिया में उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी किया, दूसरी कंट्री से जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाया, जो प्रोविजंस हैं उनको लिया, प्रिंसिपल्स जो हैं वो दूसरी कंट्री से भी लिए, और इस तरीके से इंडिया ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ। और उन्होंने जो भी चीज़ें बेस्ट अवेलेबल थी ना हर जगह, चाहे वो दूसरी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, को जो चीज़ बेस्ट थी ना वही चीज़ उन्होंने चूज़ की इंडिया के लिए भी। और यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जो इसने कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट किए थे अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको FPTP सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि चैप्टर 3 में आएगा इलेक्शन एंड कमीशन में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, और इसमें वन वर्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और एक और यहाँ पर चीज़ आती है कि जो प्रियम्बल है यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर में कि जो प्रियम्बल है उसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो वो US से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया गया है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में फेडरलिज्म चैप्टर में आएगा, मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। फिर है आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, और रेजिडुअल पावर्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती हैं। तो ये हमने देखा कि इंडिया ने कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को बोरो किया, इसलिए इसको बोरोइंग बैक भी कहा जाता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो सारे पार्ट्स की वीडियोस है वो मैं डाल चुकी हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।